लाहौर की गलियों में एक नाई की दुकान, कान में एक छोटा छेद और एक शब्द, तुम हिंदू हो। बस यही काफी था सीधा मौत के लिए। 1968 की उस रात जब अजीत डोभाल ने भारतीय पुलिस सेवा में भर्ती होने का फैसला किया, तो शायद उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं था कि उनका जीवन अब एक खतरनाक जासूसी सफर बन जाएगा। केरल कैडर में ट्रेनिंग शुरू होते ही उन्हें सिखाया गया कि असली जासूस कभी सीधा नहीं लड़ता, वो छाया बनकर काम करता है, बिना नाम, बिना चेहरा, बिना कोई निशान छोड़े, हर कदम पर मौत का सामना करते हुए। 1972 में उन्हें इंडोनेशिया भेजा गया, जहां से असली मिशन की शुरुआत हुई। लेकिन असली खतरा तो पाकिस्तान के अंदर घुसने का था, जहां उन्होंने अपनी पूरी पहचान मिटा दी। एक साधारण भारतीय अधिकारी अब बन गए थे पाकिस्तानी मुस्लिम अंडरकवर एजेंट, बिना किसी बैकअप के, बिना किसी सपोर्ट के। अगर पकड़े गए तो मौत तय थी। उनकी शक्ल पर सबसे बड़ा खतरा उनके कान थे, कान में छिदे हुए छोटे छोटे निशान जो किसी भी पाकिस्तानी मुस्लिम में आमतौर पर नहीं होते थे। इसलिए उन्होंने अपनी शारीरिक पहचान छुपाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ी। डॉक्टर ने उनके कान के छेद को इतनी बारीकी से बंद किया कि बाहर से कोई नहीं पहचान सकता था, लेकिन अंदर से दर्द हर रात उन्हें याद दिलाता था कि वे कितने बड़े खतरे में हैं। भाषा पूरी तरह बदल दी, सोचने का तरीका बदल दिया, खाने पीने की आदतें बदल दी। अब वे चपाती की जगह पाकिस्तानी स्टाइल का खाना खाते थे। बात करते समय हर शब्द को सावधानी से चुनते थे ताकि कोई भारतीय लहजा ना निकले। 1978 से 1988 तक का वो दौर सबसे खतरनाक था। पाकिस्तान में जनरल जियाउल हक की सरकार थी, आईएसआई की ताकत चरम पर थी और न्यूक्लियर हथियारों का प्रोग्राम तेजी से चल रहा था। अजीत डोभाल वहां जिंदा रह रहे थे और खुफिया जानकारी जुटा रहे थे। हर दिन मौत उनके सिर पर लटक रही थी। एक बार लाहौर की गलियों में नाई की दुकान में एक बूढ़े ने उनके कान में छेद देख लिया और कहा, तुम हिंदू हो। अजीत डोभाल का दिल जोर से धड़का, लेकिन चेहरा शांत रखा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, चाचा, आपकी आंखें धोखा खा रही हैं, मैं तो यहां का ही हूं। लेकिन उस रात उन्होंने अपना सामान समेटा और जगह बदल ली, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी उनकी जान ले सकती थी। आईएसआई के एजेंट हर जगह थे, हर होटल, हर बाजार, हर मस्जिद में नजर रखी जा रही थी। अजीत डोभाल ने अपना नाम बदल लिया था। वे अब अहमद खान बन चुके थे, एक साधारण व्यापारी जो सीमा पार से सामान लाता था। लेकिन असल में वे पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की हर छोटी जानकारी जुटा रहे थे। कितने प्लांट चल रहे हैं, कहां पर रिसर्च हो रही है, आईएसआई कितनी गहराई तक घुसी हुई है, ये सब जानकारी भारत पहुंचा रहे थे। लेकिन हर जानकारी के साथ खतरा बढ़ता जा रहा था। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि अब और गहराई में जाना है। वे इस्लामाबाद की सड़कों पर भिखारी बनकर घूमने लगे। फटे हुए शॉल, गंदे कपड़े और धूल भरी सड़कें, जहां कोई उन्हें नोटिस भी नहीं करता था। वे काहुता रिसर्च लेबोरेटरी के आसपास भिखारी बनकर बैठ जाते थे। वैज्ञानिकों के बाल काटने वाले नाई की दुकान पर जाकर बाल इकट्ठा करते थे। उन बालों को भारत भेजा जाता था और टेस्ट में यूरेनियम के निशान मिले, जो पाकिस्तान के गुप्त न्यूक्लियर प्रोग्राम को उजागर करने में मददगार साबित हुए। ये एक छोटा सा बाल था, लेकिन उसने पूरे देश की सुरक्षा बदल दी। अजीत डोभाल ने बिना किसी हथियार के सिर्फ अपनी बुद्धि से दुश्मन की सरजमीन पर खेल खेला। हर रोज नई चुनौती आती थी। कभी कोई संदिग्ध नजर आ जाता, कभी आईएसआई का कोई एजेंट पूछताछ कर लेता। लेकिन अजीत डोभाल की तैयारी इतनी मजबूत थी कि वे हर बार बच निकलते थे। उन्होंने मस्जिदों में नमाज पढ़कर दोस्त बनाए, स्थानीय लोगों से बातें की और धीरे धीरे महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा की। 7 साल तक ये खतरा चला। 7 साल तक वे पाकिस्तान में रहे, कभी लाहौर में, कभी इस्लामाबाद में, कभी भिखारी बनकर, कभी व्यापारी बनकर, लेकिन कभी भी अपनी असली पहचान नहीं खोई। एक बार वे पकड़े भी गए थे, जब एक व्यक्ति ने उनके कान के निशान देख लिए और शक किया। लेकिन अजीत डोभाल ने अपनी बातों से उसे समझा लिया और बच निकले। उस वक्त उनका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लग रहा था अब सब खत्म हो जाएगा। लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया और मिशन जारी रखा। 1983 से 1987 तक वे भारतीय हाई कमीशन में कमर्शियल सेक्शन के हेड के रूप में भी काम करते रहे, जहां से वे आईएसआई की गतिविधियों पर नजर रखते थे। लेकिन असली काम तो अंडरकवर था,
जहां वे बिना डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के दुश्मन के बीच रह रहे थे। 1988 आया और ऑपरेशन ब्लैक थंडर में अजीत डोभाल ने फिर से अपनी बहादुरी दिखाई। वे अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में रिक्शा पुलर बनकर घुसे, खुद को पाकिस्तानी एजेंट बताकर खालिस्तानी मिलिटेंट से मिले, उनकी पोजीशन जान ली और सुरक्षा बलों को महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिससे ऑपरेशन सफल हुआ और इस काम के लिए उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, भारत का दूसरा सबसे बड़ा शौर्य पुरस्कार, जो आमतौर पर सेना के जवानों को मिलता है। लेकिन अजीत डोभाल जैसे अंडरकवर जासूस के लिए यह ऐतिहासिक था, क्योंकि उनकी बहादुरी कभी सार्वजनिक नहीं की गई थी। वे गुमनाम रहे, लेकिन उनके काम ने भारत की सुरक्षा को नई दिशा दी। सिक्किम मिशन से लेकर पंजाब तक, नॉर्थ ईस्ट तक अजीत डोभाल ने कई खतरनाक ऑपरेशंस किए, जहां उन्होंने मिलिटेंट्स को मनाकर काउंटर इंसर्जेंट बना दिया। जैसे कश्मीर में कूका पर्रे को अपनी तरफ किया, जिससे चुनाव संभव हुए। 1999 में कंधार हाईजैकिंग में वे नेगोशिएटर बने और आतंकियों से आमने सामने बात की, हर बार मौत का सामना करते हुए, लेकिन कभी पीछे नहीं हटे। उनकी कहानी सिर्फ बहादुरी की नहीं, बल्कि धैर्य की भी है, क्योंकि जासूस कभी जल्दबाजी नहीं करता, वो इंतजार करता है सही मौके का, और जब मौका आता है तो बिना आवाज के वार करता है। 2014 में जब वे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने, तो उनकी वो सारी खुफिया यात्रा काम आई। सर्जिकल स्ट्राइक हो या बालाकोट एयर स्ट्राइक, हर बड़े फैसले में उनके अनुभव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन असली खतरा तो वो साल थे जब वे पाकिस्तान के अंदर थे, जहां एक गलत शब्द भी उनकी गर्दन कटवा सकता था, जहां आईएसआई के लोग रात में नींद नहीं सोते थे, बल्कि दुश्मन एजेंटों की तलाश में घूमते थे। अजीत डोभाल ने बिना किसी हथियार के सिर्फ अपनी बुद्धि से दुश्मन की सरजमीन पर खेल खेला और जीत गए। उनकी कहानी भारतीय खुफिया इतिहास की सबसे प्रभावशाली कहानियों में से एक है। उन्होंने एक सामान्य पुलिस अधिकारी से एक मास्टरमाइंड जासूस और अंततः राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तक का सफर तय किया। उनकी असली ताकत उनकी अंडरकवर सेवा के वर्षों में छिपी है, जहां उन्होंने अपने जीवन को जोखिम में डालकर भारत की सुरक्षा के लिए अमूल्य योगदान दिया। यह कहानी दर्शाती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए काम करने वाले लोग न केवल बहादुर होते हैं, बल्कि अदृश्य और धैर्य वाले भी होते हैं। उनके अनुभव और ज्ञान ने भारत के कई बड़े सैन्य और सुरक्षा फैसलों को आकार दिया है। आज जब हम अजीत डोभाल को देखते हैं तो लगता है एक साधारण व्यक्ति, लेकिन उनके अंदर वो सारे खतरे छिपे हैं जो किसी फिल्म से भी ज्यादा डरावने हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई सिर्फ इस देश की सुरक्षा के लिए, और आज भी उनकी कहानी युवा खुफिया अधिकारियों के लिए प्रेरणा है कि असली जासूस वो नहीं जो बंदूक उठाता है, बल्कि वो जो अपनी पहचान मिटा देता है और दुश्मन की आंखों के सामने खड़ा होकर भी अज्ञात रहता है। वे कहते हैं कि आतंकवाद से लड़ने के लिए हमें दुश्मन की भाषा समझनी होगी। उनकी पूरी जिंदगी इसी का प्रमाण है कि उन्होंने दुश्मन की भाषा सीखी, उसकी संस्कृति अपनाई और फिर उसे ही हराया। और आज भी जब पाकिस्तान में उनका नाम लिया जाता है तो वहां के लोग उन्हें सबसे खतरनाक व्यक्ति मानते हैं, क्योंकि उन्होंने वहां जाकर जो किया वो किसी फिल्म से ज्यादा सस्पेंस और डेंजर से भरा था। अगर अपने देश के ऐसे पुत्रों पर गर्व करते हो तो इसके लिए एक लाइक बनता है। हो सके तो वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें ताकि दुनिया को इनकी बहादुरी का पता लग सके। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।